आज मुझे सबसे पहले तो सारी संगत को मेरा प्रणाम। और मुझे इस आज सत्संग करने के लिए बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रिविलेज समझता हूँ, बहुत बहुत ऑनर्ड समझता हूँ और बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ गुरु महाराज की। हम पुरानी संगत के अलावा हम सीनियर सिटीजन हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 10 बजे रात को मैं सत्संग सुनाने वाला हूँ। गुरुजी का वक्त याद आ जाता है, क्योंकि उस समय सत्संग ऐसे 10 या 12, 1 भी बज जाते थे। हम सीनियर सिटीजन नॉर्मली आजकल 9 बजे तक सो जाते हैं, मगर आज फिर मुझको वही फीलिंग आ रही है जैसे गुरुजी के समय होती थी। गुरुजी महाराज का मुझे हुक्म था कि चोपड़ा तूने अपना सत्संग 1000 बार सुनाना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि लास्ट 10-15 दिन में ही कई बार मुझको ये सत्संग जूम पे करने का मौका मिला, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज की। तो मैं अपनी छोटे छोटे कई सत्संग सुनाऊंगा, क्योंकि गुरुजी के साथ हमने बहुत अच्छे दिन, बहुत अच्छा टाइम व्यतीत किया, बहुत क्लोजली हमने गुरुजी से ब्लेसिंग ली। मगर आज भी आप सब जो गुरुजी के साथ तब न जुड़े, बाद में जुड़े, वो भी आज भी वैसे गुरुजी की ब्लेसिंग ले रहे हैं। 1995 में मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, और हेपेटाइटिस बी एक बहुत बुरी तरह का जॉन्डिस है, जिसको जॉन्डिस कहते थे पुराने जमाने में। और हेपेटाइटिस बी का न तब इलाज था, न आज भी कोई इलाज नहीं है। कुछ प्रिवेंटिव चीजें हैं कुछ, मगर उसका अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो वो थोड़ा डेंजरस सी डिजीज है। मेरे केस में मेरा बिलीरुबिन काउंट 22 हो गया था। 12 से ऊपर अगर किसी का बिलीरुबिन काउंट हो जाता है तो उसको डेंजरस समझा जाता है। और मुझे ट्रीटमेंट मैं करा रहा था RNR हॉस्पिटल में। RNR हॉस्पिटल इंडिया के अच्छे हॉस्पिटलों में है, दिल्ली में आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और उन्होंने मुझे DI लिस्ट पे डाल दिया था। DI का मतलब है डेंजरसली इल। डेंजरसली इल का मतलब है कि आप बहुत नजदीक हैं, किसी टाइम भी गलत हो गया तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस हालात में डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि आप कुछ भी ऑल्टरनेट थेरेपी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं उस हालात में हर तरह की ऑल्टरनेट थेरेपी ट्राई की। मैंने मैग्नेट थेरेपी ट्राई की, कलर थेरेपी ट्राई की, आयुर्वेदा, होम्योपैथ। मैंने किसी ने नारायणा में कोई थे, वो उन्होंने एक माला पहना दी मेरे गले में, कहने लगे इससे आप ठीक हो जाओगे। तरह तरह की मैं ट्रीटमेंट कर रहा था, मगर मेरा बिलीरुबिन काउंट 1 महीना हो गया था, 22 पे ही रुका हुआ था। तो इन कंडीशन में एक डॉक्टर थी, एक एयर मार्शल की वाइफ थी, और वो डॉक्टर थी और वो गुरुजी से जुड़ी हुई थी जलंधर से। तो उन्होंने एक दिन मुझको आके कहा कि ये गुरुजी आए हैं दिल्ली में, पहली बार उन्होंने अपना आश्रम बनाया है ग्रेटर कैलाश में। अगर आप ठीक समझो तो मैं आपको गुरुजी के यहाँ ले चलती हूँ। तो मैंने इंस्टेंटली उनको कहा कि नहीं, मैं चलूंगा। तो वो कहने लगी कि मैं शाम को अपनी स्टाफ कार लाऊंगी, 8:30 बजे हम निकलेंगे। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे कह रखा था कि मैं अपने बेड को भी नहीं छोड़ना है मुझको, इतना मतलब रिस्की था उस कंडीशन में मेरे लिए। मगर मैं इमीडिएटली उनकी कार में 8:30 बजे बैठ गया, और हम गुरुजी के यहाँ ड्राइव किए ग्रेटर कैलाश में। बेसमेंट में था मंदिर गुरुजी का तब, और 5-6 स्टेप्स थी नीचे बेसमेंट में जाने के लिए। मैं वो स्टेप्स उतरा तो सामने सिंहासन पे बैठे थे गुरुजी। थोड़ी संगत थी उस जमाने में, मगर फिर भी हॉल थोड़ा भरा भरा लग रहा था। और जैसे मुझे कहा गया था, मैंने जाके गुरुजी के पांव छुए। ये जो 45 सेकंड्स का पीरियड था, सीढ़ियां उतरते हुए और गुरुजी के पांव छूते हुए, मेरा फिजिकल आई कांटेक्ट गुरुजी के साथ बना हुआ था, और गुरुजी भी मेरी तरफ देख रहे थे। ज्यों मैंने गुरुजी के पांव छुए, गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा, चल चोपड़ा तेनू ठीक कर देता।
तेरा कल्याण हो गया। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। मुझे बहुत अंदर से एक शांति सी मिली, जैसे गुरुजी ने बोला और जैसे उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और उसके बाद गुरुजी ने कहा जा उठे बैठ जा। नाउ माय कंडीशन वाज सच कि मैं ज्यादा बैठ नहीं सकता था। इस बॉडी की इतनी कमजोरी थी कि मैं थक जाता, तो मैं दीवार के साथ जाके बैठ गया और वो जो लेडी डॉक्टर जो मेरे को लेके गई थी वो मेरे साथ बैठी। उसके बाद गुरुजी ने अमृत बनाना शुरू किया। जो नहीं जानते, स्टेनलेस स्टील के टम्बलर, उनमें पानी लाया जाता था, सेवादार लाते थे और गुरुजी अपनी सैंडलवुड की माला उसमें डाल के एक मंत्र बोलते थे और वो अमृत बन जाता था। तो उन्होंने वो अमृत बनाना शुरू किया और पहला ग्लास मुझे दिया। उसके बाद अमृत बनाते गए, लोगों को देते गए और ज्यों ज्यों मेरा ग्लास खत्म होता गया वो मेरे को और ग्लास देते गए। इस तरह गुरुजी ने मुझे 8 ग्लास अमृत के पिलाए। देखिए 250 ml का ग्लास होता है तकरीबन, और नॉर्मली जो लोग हम सवेरे सवेरे उठ के कुछ ग्लास पानी के पीते हैं उनको भी 2-3 ग्लासेस के बाद मुश्किल हो जाती है, मगर मैंने उस दिन उस हालात में 8 ग्लास अमृत के पिए और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई वो 8 ग्लास पीते हुए। थोड़ी देर के बाद लंगर शुरू हुआ। उस जमाने में, आजकल तो हम 4 जने बैठते हैं और लंगर शेयर करते हैं, पर शुरू में लंगर 1 to 1 होता था। एक प्लेट लाके मेरे सामने रख दी गई थी। जब लंगर मेरे सामने रखा गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखो, मेरा फर्ज है डॉक्टर बताना कि इस लंगर के अंदर देसी घी पड़ा है और देसी घी आपको खाना मेडिकली क्लियर नहीं है, मगर डिसीजन आपकी है। तो मैंने कहा उनको कि नहीं, मैं खाऊंगा। मैंने पूरा लंगर खाया। जब मैं अपनी दूसरी रोटी खत्म करने वाला था तो गुरुजी आके मेरे पास खड़े हो गए और गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे एक रोटी और दी, कहने लगे खा ले। मैंने वो तीसरी रोटी भी खा ली। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा, जा चोपड़ा, हुन तू जा, हुन परसों आई, कल टेस्ट करा के आए। मैंने कहा जी गुरुजी। उठ के चले गए। तकरीबन 10:30 बज गए थे तब तक। तो मैंने अगले दिन सवेरे ब्लड टेस्ट कराया। 24 घंटे के बाद, यानी कि तीसरे दिन, जिस दिन गुरुजी के यहाँ आना था, वो मॉर्निंग में जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरा बिलीरुबिन काउंट स्टीपली डाउन हो चुका है। मैं आगे ही बड़ा इम्प्रेस हो गया था। मैं फर्स्ट विजिट के अंदर ही गुरुजी ने जैसे ब्लेस किया और जैसे जैसे मैंने उस मंदिर के अंदर एनवायरनमेंट देखी, लोगों के भजन सुने, चाय प्रसाद, सब कुछ, कि मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था, इस तरह मैं यूज दैट वर्ड। और अब जब ये रिजल्ट आया तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तो दूसरे दिन मैं, मेरी वाइफ मेरे साथ गई। पहले दिन मेरी वाइफ नहीं गई थी। जो हम आश्रम में सीढ़ियों पे उतर रहे थे तो गुरुजी ने उच्ची से बोला, खड़े हो गए और हमारी तरफ आए और बोला, सुमन आंटी आ गई हैं, परसों नहीं आई थी, मैंने पता है तो क्यों नहीं आई थी। नो, आई वोंट टेल यू व्हाई शी हैड नॉट गॉन, बट गुरुजी न्यू व्हाई शी हैड नॉट कम। फिर गुरुजी ने कहा, चल तेरी फाइल खोल देते हैं। फुल संगत वॉज लिस्निंग एंड ही टोल्ड 10-12 थिंग्स अबाउट हर, विच वर नॉर्मली जो चीजें किसी दूसरे आउटसाइडर को नहीं मालूम होती हैं। और जो जो चीजें गुरुजी ने बताई वो सारी की सारी सच थी और बिल्कुल करेक्ट थी। और उसके बाद हम बैठे रहे। ये इंटरेक्शन हमारी कई दिन चली। गुरुजी मुझको टाइम और डेट देते थे कि उस दिन आना है, फिर मैं आता था। बिलीरुबिन काउंट बहुत तेजी से नीचे आ रहा था। तो एक दिन गुरुजी ने कहा, हुन तेरा बिलीरुबिन काउंट कितना है? मैं क्या गुरुजी 4.2 है। कहते टेस्ट कद कराना है? मैं क्या कल कराना है? कहते रिजल्ट हुन 3 होगा इसकी। मैं क्या नहीं गुरुजी, जितनी तेजी ना नीचे उतर रहा है, ये हुन तो 1 तो भी बिलो चले जाएगा। कहते कोई गल नहीं, टेस्ट करा ले। यू वॉन्ट बिलीव इट, मैंने जब टेस्ट कराया तो वो बिलीरुबिन काउंट एक्चुअली 3 था। कैसे गुरुजी को ये सब मालूम है, वो क्या कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हमारे ब्लड की सिचुएशन भी वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो मुझको आगे जाके समझ आया ज्यों ज्यों मैं गुरुजी के साथ जुड़ता गया। ये बिलीरुबिन काउंट सब्सिक्वेंटली मेरा ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये मैं अभी ये सत्संग इस पार्ट को
यहाँ पे रोक देता हूँ, क्योंकि और कुछ अच्छे अच्छे सत्संग हैं। मैं वही सत्संग सुनाऊंगा जो मैंने एक्चुअली अपनी आंखों के सामने देखा या मेरे साथ हुआ, और कोई हेयरसे वाला सत्संग नहीं सुनाऊंगा। उन्हीं दिनों जब मैं ये मेरा हो रहा था, गुरुजी मुझे क्योर कर रहे थे और ब्लेस कर रहे थे, तो उन्हीं दिनों एक मेजर जनरल भी आए और मैंने उनका सत्संग लाइव देखा अपनी आंखों के सामने। वो एक मेजर जनरल थे आर्मी के, उनकी प्रमोशन का टाइम हो गया था और उनका जब एनुअल मेडिकल के लिए वो गए, तब जहां आज अब दिल्ली कैंट में बेस हॉस्पिटल है, वहां पे RNR होता था, तो वहां पे उनका हार्ट ब्लॉकेज निकला। तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने कहा आप एस्कॉर्ट जाइए, नया नया हॉस्पिटल खुला है, आप जरा वहां से एक हार्ट का डिटेल चेकअप कराइए। तो जब उन्होंने डिटेल चेकअप कराया तो वहां पे पता लगा कि उनके 100% ब्लॉकेज। 100% ब्लॉकेज होता है कि जब आपकी आर्टरीज मोर देन 50%, तीनों आर्टरीज अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसको 100% ब्लॉकेज कहा जाता है। तो उस जमाने में ये बाईपास वगैरह बहुत कॉमन चीज नहीं थी, नई चीज थी। डॉक्टर प्रेहन बाहर से आए थे, उन्होंने सेटअप किया था एस्कॉर्ट हॉस्पिटल। तो इस कंडीशंस में डॉक्टर्स ने कहा कि आपका बाईपास होगा। इन्होंने आर्मी से, जो भी उस जमाने में गवर्नमेंट पैसा देती थी आपको बाईपास कराने के लिए, इन्होंने पैसा विड्रॉ करके जमा करा दिया। इनको एक डेट फिक्स हुई 1 हफ्ते के बाद, और 1 हफ्ते के बाद की जब डेट थी तो फैमिली के रिश्तेदार क्लोज जो थे वो सब जगह जगह से नोएडा आने शुरू हुए इनके पास, और फैमिली में डिस्कशन होने लगी कि ये बाईपास सीरियस बात है, कैसे होगा। तो किसी ने इनको बताया कि एक गुरुजी आए हैं ऐसे ग्रेटर कैलाश में, वो बहुत तरह की हीलिंग कर देते हैं, उनके पास बहुत पावर है। तो जब मेजर जनरल ने सुना तो उन्होंने कहा नहीं, ये क्या बात कर रहे हो, एक मेजर जनरल को बता रहे हो कि कोई गुरु आया है। यहाँ पे हमने एक इंडिया के टॉप हॉस्पिटल एस्कॉर्ट्स में अपना चेकअप करा लिए हैं, RNR ने हमको बोल दिया है कि हमारा हार्ट ब्लॉकेज है। तो इन कंडीशन में हम ये मैं नहीं जाऊंगा। मगर अगले दिन और डिस्कशन हुई फैमिली में, तो उनका मूड बदल गया। उन्होंने कहा चलो चलते हैं गुरुजी के यहाँ पे। किसी ने कहा वहां पे तुम्हारा खर्चा थोड़ी है, वो कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी दे रहे, कोई चढ़ावा थोड़ी चला रहे, वहां पे आप चलो। तो ये आए और गुरुजी ने कहा चलो आओ। उनको ले गए अपने चेम्बर के अंदर, पान के पत्ते लगाए उनके चेस्ट में, गुरुजी ने मंत्र बोला, और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद उन्होंने उनको बाहर बुला लिया और उनको बोला कि चल तुम्हारा अभी हार्ट ब्लॉकेज खत्म, अब तुम्हारा हार्ट ब्लॉकेज नहीं है। मैं इस दिन ही वहां पे आया था। तो ये अब मैं लिंक बता रहा हूं कि कैसे मैंने ये सारा सत्संग समझा। तो ये जनरल साहब को बोल दिया गया और कहा गया गुरुजी ने कि देखो फौजी हो, एडे बड़े अफसर हो, ते आपको हार्ट का चेकअप कराइए, तसल्ली करिए, अगर ब्लॉकेज है तो ऑपरेशन का आपका डेट बुक है, नहीं तो आपका कल्याण हो गया। तो ये मेजर जनरल जाते हैं, एस्कॉर्ट्स वाले कहते हैं आप लोग क्या पागल हो गए हो, ये आप इतने बड़े अस्पतालों में घूम रहे हो और गुरुओं के नाम ले रहे हो। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम टेस्ट कराएंगे। उन्होंने कहा 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा। इन्होंने कहा हम 10,000 देंगे, और उन्होंने 10,000 दिया। उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट में निकला 0 ब्लॉकेज। जब टेस्ट में 0 ब्लॉकेज निकला तो सारे डॉक्टर इंक्लूडिंग डॉक्टर प्रेहन वो सरप्राइज हो गए जब उनको पता लगा कि ये गुरुजी कौन है। ये सब गुरुजी के यहाँ आए। जिस दिन ये सब आए कई डॉक्टर्स थे इसमें, मैं भी वहां था। तो कैसे गुरुजी ने जनरल साहब का कल्याण कर दिया। सारे जो एडवांस पैसे लेके उन्होंने बैंक इनको दिए थे एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल को, वो पैसे सारे वापस हो गए, और उसके बाद जनरल साहब की जो तरक्की होनी थी एक्सेट्रा वो सारा कुछ हो गया। वापस मैं एक अपने ही सत्संग पे वापस आता हूँ। मैं एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट था, और भी गुरु जी के साथ जुड़े हुए थे एयरफोर्स के कुछ लोग, और उनमें से एक ट्रांसपोर्ट पायलट थे जो VVIP स्क्वाड्रन में एक छोटा जहाज उड़ाते थे, उनके CO थे। तो एक दिन उनका, सर्दियों के दिन थे, उनका मेरे को फोन आता है कि
गुरुजी के यहाँ चलना है, वो जलंधर गए हुए हैं। मैंने कहा अरे बहुत बड़ी अच्छी बात है, चलो चलेंगे। तो कह रहे हैं कि मैं कोई ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए जा रहा हूँ जलंधर, ये आदमपुर, उसके पास ही जलंधर है, हम उस सवेरे सवेरे चले जाएंगे, मैं अपनी ट्रेनिंग कर लूंगा, उसके बाद आप और मैं जाके गुरुजी के मिल के आ जाएंगे और दर्शन करके पाँव छू के मत्था टेक के आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो जिस दिन हमने जाना था उससे एक दिन पहले मैं किसी को जानता था जलंधर में, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ, हम 2 जने आ रहे हैं गुरुजी के यहाँ पे। तो उन्होंने गुरुजी को जाके बता दिया कि ऐसे वो जो 2 पायलट है वो दिल्ली से आ रहे हैं। तो गुरुजी ने जिस दिन हमने जाना था सवेरे ही अपनी संगत को, जो सवेरे संगत आती थी वहां पे, बता दिया कि मेरे 2 पायलट आने वाले हैं दिल्ली से। मगर हुआ क्या, हम जहाज में बैठ गए सवेरे 8 बजे, मगर विजिबिलिटी एकदम ड्रॉप कर गई पालम में और उसके बाद विजिबिलिटी 0 हो गई और वो विजिबिलिटी लो रही 12 सवा 12 तक। हम जहाज में बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अभी जल्दी खत्म हो जाए, विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। मगर फाइनली जब विजिबिलिटी क्लियर हुई तो हम टेक ऑफ किए। तकरीबन सवा 12 साढ़े 12 हो चुके थे। हम आदमपुर 1:30 बजे के करीब पहुंचे और वहां से हम जब तक गुरुजी के यहाँ पहुंचे तो वहां 3 सवा 3 बज गए थे। गुरुजी का आश्रम में मॉडल टाउन और डिफेंस कॉलोनी के बीच में गुरुजी का वहां आश्रम है। तो जब हम पहुंचे तो गुरुजी रेस्ट कर रहे थे, कोई संगत भी नहीं थी क्योंकि वो ऐसा टाइम था, खास संगत होती नहीं है, मगर फिर भी 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो जब हम पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि आप लोग दिल्ली से आए हो, आप लोग पायलट लोग हो? मैंने कहा हाँ। कहते सुबह से गुरुजी आपकी बातें कर रहे हैं। तो हम डर गए थोड़ा कि आज डांट पड़ेगी गुरुजी से, आफ्टर ऑल हमने तो बहुत अर्ली पहुंचना था। 4:15 के करीब गुरुजी अपने चेंबर से निकले और हमने उठ के पांव छुए। आ गए हो, मैनू पता लग गया है क्यों आए हो, लेट आ गए हो, कोई गल नहीं, बड़ी लेट करता, चलो बैठो बैठो। एंड देन द भजन्स वर गोइंग ऑन, सम सत्संग्स वर गोइंग ऑन। एंड जब हम आदमपुर में लैंड किए थे तो हमको बेस कमांडर ने कह दिया था कि नाइट फ्लाइंग यहाँ पे आज क्लियर नहीं है, अगर आपको टेक ऑफ 6 बजे तक टेक ऑफ कर जाओगे तो आप जा सकते हो, नहीं तो आपको कल सवेरे जाना पड़ेगा। अब हम जब गुरुजी चेंबर से बाहर निकले थे तो 4:15 तो पहले ही हो चुके थे। तो जब 5 बजने वाले थे तो मैं अपनी घड़ी की तरफ देखने लगा। तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, कह रहे हैं घड़ियां ना देखो, पहला लेट आए हो तो हुण जल्दी जा नहीं सकते। सो आई अंडरस्टूड, आई कहने नहीं गुरुजी जब तुसी हुक्म दोगे तब ही जावांगे। एंड वी अंडरस्टूड कि आज तो रात को टेक ऑफ नहीं हो सकती, तो इसलिए हम बैठेंगे। तो फिर चलते रहे, 8 बज गए। हमने सोचा भी लंगर थोड़ी देर में शुरू होगा, जलंधर में थोड़ा लंगर पहले होता था। तो 8 बजे गुरुजी कहते हैं चलो चोपड़ा हुण तुसी जाओ। गुरुजी असी तो नहीं हुण जाना, असी तो हुण रात तक इत्थे रहना है ते असी तो कल सवेरे ही जाना है उत्थों टेक ऑफ। तो उन्होंने कहा नहीं 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 तुसी हुण जाओ। सो वी गॉट अ लिटिल कंफ्यूज। तो गुरुजी ने अंदर से अपने सेवादार किसी को बोला तो 2 डब्बे हम दोनों के लिए मिठाई के और एक हमारी वाइफ के लिए साड़ी उन्होंने हमको पकड़ा दी। गुरुजी की ब्लेसिंग ली, हमने पहुंच हुए और हम आदमपुर निकल गए। हम आदमपुर 9 बजे जब पहुंचे तो वहां पे हमको बेस कमांडर मिलते हैं और कहते हैं कि अचानक नाइट फ्लाइंग क्लियर हो गई है, दिल्ली से कोई ऑर्डर आया है, अगर आप जाना चाहते हो तो अभी नाइट में टेक ऑफ कर सकते हो। तो फाइनली हम तकरीबन 10 बजे टेक ऑफ किए, आदमपुर से 11 बजे पालम लैंड किया और 11:15 1:30 बजे अपने अपने घरों में पहुंचे। देखिए मैं क्यों ये तरह तरह के सत्संग सुना रहा हूँ, कोई मेडिकल टाइप का सत्संग है, कोई डिफरेंट तरह का सत्संग है। कैसे गुरुजी ने 8 बजे हमें लंगर खाए बिना भेज दिया, क्योंकि गुरुजी ने फिक्स कर लिया था कि हमारी नाइट के लिए टेक ऑफ क्लियर हो जाएगी। ये एक बहुत डिफरेंट तरह का सिचुएशन है। फिर मैं बताता हूं कि गुरुजी के यहाँ पे बहुत वीआईपी आते थे। खैर वीआईपी तो गलत वर्ड है क्योंकि मैं तो नहीं समझता कोई वीआईपी है इस दुनिया में, सब इंसान एक जैसे हैं। मगर जब भी ये काफी लोग वीआईपी सोकल वीआईपी आए तो बड़ी बार गुरुजी ने मुझे कहा कि इनके साथ बैठ के इनको कहानियां सुना।
तो मायावती, टीएन सेशन, भजन लाल, वीपी सिंह, बहुत लोगों के साथ गुरुजी ने मुझे बिठा के उनको कहते थे कहानियां सुना, मतलब है कि सत्संग सुना। और कई जिन्हें, जैसे टीएन सेशन है, वो बड़े पढ़े लिखे थे और उनकी बड़ी अपनी व्यूज थे। तो जब मैं उनको कुछ भी सुनाया तो उन्होंने बहुत क्वेश्चंस किए। मैंने कहा ठीक बात है, आपका हक बनता है, आप क्वेश्चन करिए, मगर मैंने उन सबको सत्संग सुनाए। और जब मायावती आई तो गुरुजी ने कहा इनको तो चेंबर में ही ले जा। तो मैं गुरुजी के चेंबर में उनके साथ बैठ गया। तो मायावती कहने लगी कि आप क्यों आए हैं? मैंने कहा मुझको गुरुजी ने हुक्म दिया है कि आपको सत्संग सुनाओ, और आपको हुक्म दिया है आप सत्संग सुने, तो मैं तो अपना हुक्म उनका पालन कर लूंगा, आपने सुनना है तो नहीं सुनना वो आपकी डिसीजन है। तो वो चुप हो गई। वो उन्होंने एक स्टूल मंगवाया, वो स्टूल पे बैठ गई, मैं जमीन पे बैठ गया और मैंने अपना सत्संग सुना दिया। मगर बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि शायद वो इतना इस सारी सत्संग सुनने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। मगर कोई इंटरेस्टेड है या नहीं, वे तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो गुरुजी ये सत्संग सुनवाते थे, जो आज मैं सत्संग सुना रहा हूं या वहां तब सुना रहा था, वो उसका मतलब था कि एक दिस इज अ वे ऑफ ब्लेसिंग। थ्रू अस गुरुजी वॉज ब्लेसिंग दैट पर्सन बाय मेकिंग हिम लिसन टू द सत्संग। मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी का हुक्म था मुझे कि 1000 बार तूने सत्संग सुनाना है, और मेरे अभी 260-270 ही बारी हुई है अभी तक। जब भी मैं गुरुजी के यहाँ आता था तो सबसे पहले मेरे से सत्संग करवा लेते थे। तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की हुई है, तो कोई काउंट शायद उन्होंने बनाया हुआ था। मगर गुरुजी बहुत ही कंसिडरेट थे। मेरी जगह जगह पोस्टिंग थी, कभी अब्रॉड था मैं, कभी असम से आता था, और जब भी आता था गुरुजी बहुत कंसिडरेट होते थे कि इसको कब बोलूं, किस दिन ये आए। जिसमें फॉरेन से पोस्टेड था, मैं वहां 1.5 साल के बाद आया था, तो गुरुजी ने पूछा मेरे को कितनी देर के लिए आया। मैंने कहा 1 हफ्ते के लिए आया। गुरुजी बोले सिर्फ हफ्ते 2 बार तू इत्थे आना, बाकी टाइम अपने बच्चों की एडमिशन ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ है। तो गुरुजी यूज्ड टू बी वेरी कंसिडरेट। गुरुजी फौजियों को ये भी बोल देते थे चल 2 दिन विस्की पी तो तीजे दिन इत्थे आई। मतलब ही वॉज कंसिडरेट टू दिस एक्सटेंट कि you know the people should not be they must live their normal life yet take blessings when they come over here. So in this considerate his being so considerate कि मैं एक छोटी सी आपको सत्संग सुनाता हूँ। अगेन मेरे साथ हुआ। एक लेडी थी, वो गुड़गांव में रहती थी और एम्पायर स्टेट में वो 10 बजे के करीब बड़ी भगत थी गुरुजी की, और दीपिका उनका नाम है, अभी भी वैसे की वैसे भगत हैं। और वो गई गुरुजी के पांव छूने और बोलने गुरुजी मैनू जाना है। she was alone, she used to go back alone. So Guruji was very careful that a lady was going alone, अपने अकेले रात को, खास करके वो एम्पायर स्टेट से गुड़गांव साइड में, उस जमाने में लाइटें वगैरह कम थी, थोड़ा आइसोलेटेड थी सड़क थी। तो गुरुजी मेक श्योर करते थे कि कोई न कोई उनके साथ किसी का मिलाप कर दें ताकि वो मिल के चल जाएं, 2 कारें इकट्ठी चले जाएं वो कुछ है। पर उस दिन गुरुजी ने उनको बोल दिया नहीं हजे नहीं जाना, इत्थे बैठ चोपड़ा ना गल्ला कर। Now I was sitting a little far away, तो गुरुजी ने क्या चोपड़ा ना गल्ला कर। Now so this lady comes and sits next to me and she takes the initiative. She asked me कि आप कौन हैं? मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं अनिल चोपड़ा हूँ। उन्होंने अपना नाम बताया। तो कहने लगी कि कहाँ के हो आप? मैंने कहा हम पंजाब के हैं। कहाँ के हो पंजाब में? मैंने कहा कपूरथला का रहने वाला हूँ। कहते अरे कपूरथला में भी तो मेरी एक कजिन सिस्टर रहती है। मैंने कहा अच्छा छोटा शहर है, आप उनका नाम बताइए। जब उन्होंने नाम बताया वो मेरी मदर थी। सो देखो गुरुजी ने 1-2 लोगों को इकट्ठा बिठा दिया। एक लेडी जो जा रही थी और हमेशा गुरुजी उसको जाने देते थे, आज उसको रोक दिया। और मैं अभी एक आपको इसी सत्संग का एक बैक फ्लैश बताता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, क्लास 6 में पढ़ता था, मैं और मेरी मदर एक बार पटना गई और वहां से हम कैलकाटा गए। कैलकाटा जिस घर में हम रह रहे थे, तो वहां पे ये एल्डरली लोग आपस में बातें करते थे और उन बातों में एक लेडी का नाम, एक लेडी नहीं, उस जमाने में यंग गर्ल का नाम लेते थे कि कोई गोगो नाम की कोई लड़की है।
और उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलते। तो उसके बाद हम पंजाब में वापस आ गए, सालों साल गुजर गए, मगर सारी उम्र वो नाम गोगो मेरे दिमाग में चलता रहा कि कोई बहुत अच्छी लेडी है, लड़की है जिसका नाम गोगो है, जिसके बारे में मैंने कहानियां सुनी। और देखो वो जो लेडी मेरे साथ बैठी थी दीपिका, वो वही गोगो थी। तो ऐसी कहानियां सिर्फ आप पिक्चर्स में, सस्पेंस पिक्चर्स में देख सकते हो कि जिस गोगो का नाम मैंने 35 साल पहले सुना था, गुरुजी ने उसको मेरे साथ लाके बिठा दिया था, और वो गोगो ही वो दीपिका थी। और उसके बाद वो दीपिका हमारी फैमिली और हम इतने क्लोज हो गए। तो ये कैसे गुरुजी ने हमको फिर जोड़ दिया, जो कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं। हम अक्सर गुरुजी को देखते थे, वो अपना एक बहुत अच्छा चोला सा ड्रेस पहनते थे। एक दिन मेरी वाइफ को सपना आया दोपहर के टाइम में कि गुरुजी आए उनके सपने में, और गुरुजी ने टी शर्ट पहन रखी थी। तो मेरी वाइफ ने उसके बोला कि गुरुजी सपने में आए, उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने कहा नहीं नहीं, कैसे, हमने तो आज तक गुरुजी को टी शर्ट में देखा नहीं। तो कहने लगी नहीं नहीं, हो सकता है मैंने गलत देखा हो, मगर मेरे को रात को वो टी शर्ट में नजर आया। तो उस दिन हम नॉर्मली एम्पायर स्टेट थोड़ा लेट जाते थे, 7, साढ़े 7, 8 बजे जाते थे। उस दिन हम 5 बजे चले गए। तो मंदिर बंद था, हम भी बाहर बैठ गए। अचानक मंदिर खुला और गुरुजी सामने खड़े, और गुरुजी ने टी शर्ट पहन रखी है, और उन्हें क्या, आ जाओ आ जाओ। सो वी वेंट इनसाइड, देयर वाज नोबडी, ओनली गुरुजी, आई एंड माय वाइफ। और गुरुजी चढ़ के अपना वो एक साइड बोर्ड था उसके ऊपर बैठ गए। उन्होंने चौकड़ी मार ली, और उन्होंने हम दोनों को अपनी दोनों बाजुओं में लेके हमारे साथ बातें करनी शुरू हुई। तो जब हमने उनको बताया कि ये टी शर्ट वाली कहानी, तो उन्होंने बोला, देखा मैं तो बड़ी बार हाफ शर्ट पहनता हूँ, और मैं तो हर तरह के कपड़े पहनता हूँ। तो हमने कहा गुरुजी, आज हमने आपको पहली बार देखा। एक दिन मैं अक्सर गुरुजी के साथ बड़ा सवाल जवाब करता था। कुछ गुरुजी फौजियों को पसंद भी करते थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, आप फौजियों और डॉक्टरों को इतना लाइक क्यों करते? तो गुरुजी ने मुझे बताया, देखो जो ये जो गुरु होते हैं ना, वो उनमें एक एनर्जी होती है जो वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, और जो रिसीव कर लेता है वही उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो कहने लगे कि जिस दिन तुम पहली बार आए, मैंने गुरुजी से पूछा था कि देखो इतने लोग आ रहे हैं, कई साल से हैं, 2-2 साल से हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमको ब्लेसिंग नहीं मिली, आपको पहली बार ही मिल गई, कैसे मिल गई आपको इतनी जल्दी, हमको क्यों नहीं मिल रही? तरह तरह की संगत में लोग सवाल करते हैं। तो जब मैंने सवाल, गुरुजी बोले, जिस दिन तुम आए यहाँ पे चोपड़ा, जब आपने सीढ़ियां उतरनी शुरू की, तो मैंने गुरु की एक्सरे विजन होती है, आपके थ्रू एंड थ्रू देख लिया कि वो 45 सेकंड में जो आप वॉक करके मेरे तक पहुंचे, कि आप मेरे साथ पूरा जुड़ गए हो, और आपका एंटेना पूरा मेरी तरफ है, और आप मेरी पूरी एनर्जी लेने के लिए तैयार। सो बैक टू दैट फौजी वाला सवाल, गुरुजी ने कहा कि जो फौजी होते हैं उनको यंग एज में भर्ती किया जाता है, उनको इतनी डिसिप्लिन ट्रेनिंग कर दी जाती है कि उनका दिल साफ हो जाता है, दिमाग साफ हो जाता है। इसलिए जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं वो फौजियों को जलती लगती हैं, क्योंकि उनका डिसिप्लिन माइंड है, और वो जुड़ते हैं तो पूरा एकदम जुड़ जाते हैं। और सिमिलरली जो डॉक्टर्स हैं, उसके बारे में आपको सत्संग बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने एक दिन मेरे को एक्सप्लेन किया कि ये डॉक्टर्स का क्या सिस्टम है। गुरुजी ने कहा, एक लेडी आई, 85 इयर्स की थी, ग्रेटर कैलाश की बात बता रहा हूँ। ग्रेटर कैलाश में, वो नजदीक में ग्रेटर कैलाश में ही रहती थी। तो वो लेडी जब आई तो कहने लगी, गुरुजी मेरे गोडे खत्म हो गए, गोडे कम नहीं कर दे, मेरे गोडियां नू ठीक कर दो। गुरुजी ने क्या, इनू अमृतवाणी पढ़ी है? वो किसे नहीं, इनू ओमबुर वो हसा कितनी बार कर दी है? कहती मैं नहीं कर दी। फिर उन्होंने कुछ और पूछा, 2-3 चीजें उन्होंने पूछी, गुरुबानी के बारे में पूछा, और नहीं कहते
गुरुआ को आजन देव 85 साल हम गोडे नहीं दुखणगे तो की दुखेगा, जाके पूजा पाठ करते ला। You know, when he was conveying all this, actually he was giving a signal to the entire singer, बाबा, छोटा छोटी बातों के लिए सीधे चले आते हो, कुछ काम अपने आप भी कर लो, कुछ भगवान का नाम घर पे भी ले लो, कोई भजन घर पे भी सुन लो, सीधा आके इमीडिएट आप सोल्यूशन ढूंढते हो। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मैंने कहा ये जो लोग कहते हैं, कई कहते हैं कि हम इतनी देर से आए हुए हैं और हमारी को अभी तक ठीक नहीं हो रहे या ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, तो गुरुजी ने मेरे को एक्सप्लेन किया और मैं आप सबको बताना चाहता हूं क्योंकि ये गुरुजी के खुद कही हुई बातें हैं। तो गुरुजी ने कहा, देखो चोपड़ा जब घर पे ना किसी के सिर में दर्द होती है तो अपना मेडिसिन बॉक्स खोलता है, एक एस्प्रिन या डिस्प्रिन या जो भी गोली उसको पसंद होती है वो खा के कोशिश करता है कि मैं ठीक हो जाऊं। फिर थोड़े दिन के बाद उसको फिर ठीक नहीं होता, 2 दिन 3 दिन वो दवाइयां खा के तो अपने पर्सनल फिजिशियन को फोन करता है और उससे वो फिर उसको कोई और दवाई देता है, फिर 2-3 दिन निकल जाते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखा देता है, वो टेस्ट करने जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता, फिर 15-20 दिन निकल गए, फिर वो कहता है नहीं अब तो स्पेशलिस्ट के पास जाना। फिर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हो, कोई फीस फिक्स होती है, फिर जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है वहां जाते हो तो वहां भी लाइन लगी होती है, अपॉइंटमेंट पीछे चल रही होती है, तो फिर जाके आपकी बारी आती है या कोई ऑपरेशन करा देता है। ऐसे जब 5-6 महीने सब डॉक्टरों के पास जाके आपकी स्कीम बनती नहीं है तो गुरुओं के पास आते हो। अब 6 महीने वहां पे फीसें दी, अपॉइंटमेंट्स ली, लाइनों में लगे, तरह तरह की दवाइयां खाई, केमिकल्स आपके बॉडी में गए, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। मगर जब आप यहाँ पे आ रहे हो, ना कोई अपॉइंटमेंट है, चाय प्रसाद फ्री में है, भजन फ्री में सुन रहे हो, ब्लेसिंग आपको फ्री में मिल रही है, लंगर प्रसाद आपको ब्लेस कर रहा है और फ्री में है, सब कुछ है, और फिर यहाँ आके कह रहे हो कि गुरु जी हुण ठीक करो, 1 मिनट विच मैनू ठीक करो, एक जादू की छड़ी चला दो। सो गुरु जी वाज ट्राइंग टू से कि पीपल हु आर ट्रीटिंग दिस होल एक्सरसाइज जैसे वो होता है ना, आई डोंट नो व्हाट इज द हिंदी वर्ड, औषधालय, ये सॉर्ट ऑफ क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, कहते हैं ये यहाँ ब्लेसिंग लेने आ रहे हो और ब्लेसिंग से ठीक हो रहे हो, ये पॉलीक्लिनिक नहीं है। सो दिस इज अनदर थिंग गुरुजी वांटेड टू कन्वे इज दैट व्हेन यू हैव कम, जस्ट कम एंड चिल, लिसन, शांति से बैठो, भजन सुनो, और जो कुछ देख रहे हो लोगों के चेहरों पे देखो, उनके ऊपर जो फेस में पीस है वो देखो। तो इस तरह गुरुजी है। कई बार मुझको गुरुजी ने कहा उनके पांव दबाने के लिए, बहुत लोगों को बोलते थे, मुझे तो कम, मुझसे ज्यादा बहुत लोगों से पांव दबाते थे, शोल्डर दबाते थे, हाथ दबाते थे, बाजू दबाते थे। और हम सब जानते हैं कि जब गुरुजी ब्लेसिंग देते थे या एनर्जी ट्रांसफर करते थे, जैसे उन्होंने मुझे की या बहुत हजारों और लोगों को की, तो गुरुजी कहते थे कि उनकी एनर्जी लॉस होती है, तो वो जो दबाते हैं वो, तो मेरी वाइफ और मेरी बेटियां दोनों वो एनवी करती थी कि ये गुरुजी इनसे दबाते हैं और हम सबसे क्यों नहीं दबाते। तो वो मेरे से आके कहती थी। तो एक दिन मैंने गुरुजी से ही बोल दिया कि मेरी बेटियां ऐसे बोलती हैं कि आप सिर्फ दबाते हो, हमारे से क्यों नहीं दबाते गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया कि मैं जिन जिन लोगों को मेरी एनर्जी की ज्यादा जरूरत है मैं उनसे दबा रहा हूं, जिनको ज्यादा हीलिंग की जरूरत है मैं उनसे दबा रहा हूं। सो देन आई अंडरस्टूड कि ये कैसे चुनते हैं गुरुजी, किससे दबाना है, किसको बोलते हैं दबाने के लिए। एंड देन दैट्स द वे ही सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन टू मी। लेट मी एक्सप्लेन। एक और मैं उनका फैसेट बताता हूँ गुरुजी का, बिकॉज गुरुजी के इतने फैसेट्स हैं कि हर फैसेट डिफरेंट तरह का फैसेट है। गुरुजी क्रूड पंजाबी बोलते थे, ऐसी पंजाबी बोलते थे जैसे टिपिकल विलेज के लोगों की पंजाबी होती थी, रफ पंजाबी बोलते थे, बट उस पंजाबी के अंदर भी बहुत सटलनेस होती थी, कोई खास बातें कह जाते थे जिसका बहुत डीप मीनिंग होता था। तो एक दिन एक लेडी आई, कोई राजस्थान रॉयल फैमिली की कोई थी, मैं नहीं जानता वो कौन थी, उनके साथ उनकी 3 बेटियां थी। जब वो आई उन्होंने, गुरुजी उनको पहले से शायद जानते थे, उन्होंने गुरुजी ने उनको बोला कि आप चेंबर में चले जाओ,
और मेरे को बोल दिया जा चोपड़ा इन्होंने कहानियां सुना। So I followed those ladies into the chamber and they were standing, I was standing next to them and then I started telling my satsang and when मैं जब ये बता ही रहा था तो गुरुजी खुद ही अंदर आ गए। तो मैं चुप हो गया क्योंकि गुरुजी ही आ गए थे। तो गुरुजी ने एक लड़की से पूछा, उनकी 3 बेटियों में से, तो फाइनल ईयर हो गया, रिजल्ट कितना आना है, कितना काम एक्सपेक्ट कर रही है, मार्क्स दूं? तो वो कहने लगी गुरुजी पता नहीं, पास हो जाऊं तो तभी बड़ी बात है। तो गुरुजी ने कहा फाइनल ईयर था, चल मैं तेरे को सेकेंड ईयर दे 3 सवाल पूछना है, इको ऑनर्स दे। नो, इको ऑनर्स इज नॉट ए ऑर्डिनरी सब्जेक्ट फॉर एनीबडी टू नो कि इको ऑनर्स सेकेंड ईयर में क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या फाइनल ईयर में क्या आ सकते हैं, इसके लिए तो कोई टीचर ही होना चाहिए। तो गुरुजी ने 3 सवाल पूछे उस लड़की से प्रीवियस ईयर के कोर्स के, और वो तीनों सवाल वो जवाब नहीं दे पाई, मगर तीनों सवाल के जवाब गुरुजी ने दे दिए उसको, और वो तीनों सवाल इको ऑनर्स के थे। उस लड़की ने कहा हाँ ये तीनों सवाल मेरे पिछले साल के कोर्स के थे। तो देखिए गुरुजी वॉज knowledgeable on many fronts, और ये जो नॉलेज है उनकी, दिस वॉज दिस वन ऑफ दी सत्संग आई विटनेस टू, जब मैंने उनको वो देखा। गुरु जी के यहाँ पे एक लेट नाइट सेशंस उन जमाने में बहुत होती थी, और गुरु जी कुछ संगत को 15, 20, 25 डिपेंड करता था गुरु जी का जैसे ठीक समझते थे, और गुरु जी रात को लेट उनको रख लेते थे। तो मेरे को बहुत बार ऐसा मौका मिला, आई फेल्ट ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसा मौका मिला, और गुरु जी के साथ जब वो बाद में फिर तरह तरह के कुछ गाने भी होते थे, कभी कोई डांस भी करता था, गुरु जी थोड़ा ज्यादा बातें भी सुना देते थे, कई बार कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताते थे, कुछ लंगर भी दोबारा कुछ खाने पीने का भी प्रोग्राम होता था, कभी पराठे बन जाते थे, कभी जलेबी आ जाती थी, कभी समोसे आ जाते थे, कभी कॉफी प्रसाद होता था, कहीं कुछ होता था। सो दिस वॉज अनदर facet of Guruji which he kept some people whom he perhaps wanted to bless, or somebody who they needed their blessing। एक और मैं आपको अपनी लाइफ का सत्संग बताता हूँ। मेरी फैमिली कपूरथला में थी, मेरे फादर एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो गुरु जी के यहाँ थोड़ी बार आए, मेरे करके भी आए, क्योंकि मेरा गुरु जी ने बहुत बड़ा कल्याण कर दिया था। तो एक बार जब मेरे फादर और मदर गुरु जी के यहाँ आए हुए थे, गुरु जी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एवरीबॉडी, तो मेरे फादर को गुरु जी ने कहा कि चोपड़ा तेरा करोड़ रुपए का मुंडा बचाता, थोड़े जे मरले दे दे। Now Marla is, of course, most of us here understand, is a unit of land around 185, 190 square feet area। पंजाब वगैरह में मरला बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में। तो माय फादर बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह थी। तो मेरे फादर जब वापस गए तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, उनके दिमाग में शायद ये लगा कि पता नहीं गुरुजी मेरे से मरले मांग रहे हैं क्या, उनको मेरी जमीन चाहिए कुछ या क्या चाहिए। ही वाज वेरी कंफ्यूज। Actually, Guruji had a way of conveying something, what he actually meant, which I understood, but since I was posted somewhere else, my father perhaps didn't understand. Guruji meant de matlab not to Guruji, de means daan kar de, means give away some matlab as daan. My father never understood, and you won't believe it, 6 महीने के बाद slowly my father's business empire started crumbling. And within a period of year and a half, he had 0 marlas left. Means all his marlas were gone. Now, but Guruji had many ways to look after the scenario that used to get created. Guruji ने कहा, we were 3 sons. Guruji ने कहा, जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं या जी रहे थे, सारी उम्र वो वैसी ही जिंदगी जिएंगे। अगर उनके घर में 5 नौकर हैं तो सारी उम्र 5 नौकर रहेंगे। अगर वो दिन में 6 घंटे एसी चलाते हैं तो वो 6 घंटे एसी चलाएंगे। अगर वो
फलाने ब्रांड की विस्की पीते हैं तो फलाने ब्रांड की विस्की सारी उम्र पे। एंड आई कैन से विद प्राइड दैट गुरुजी इज दिस ब्लेसिंग। माय फादर, he was the captain of the Indian basketball team. He was a very successful person otherwise in life, but the business failed. Till he passed away a few years back, he lived exactly the kind of life despite having lost all businesses 15 odd years before his passing away. So Guruji had various means to look after the other aspects of life, in the good of everybody. I have a little more time, so I will narrate a few, one or two more satsangs. In 2012, I was an air marshal then, and मैं एक फ्लाइट कर रहा था मिराज 2000 जहाज में 24 फरवरी 2012 में। ग्वालियर से हम टेक ऑफ किए और टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद एक जैसे बम फटता है ना जहाज के अंदर, मिराज 2000 जहाज था, एक बम फटने जैसी आवाज आई और हमारा इंजन, एक लौता इंजन जो जहाज का था वो अंदर से बर्स्ट कर गया। तो हमको तो पता नहीं लगा कि ये क्या कोई बर्ड घुस गया है, क्या है, किसने इंजन को तोड़ दिया अंदर से, पर हमारी जो कॉकपिट के अंदर वेरियस मीटर्स इंडिकेट कर रहे थे तो उससे पता लग रहा था कि हमारा इंजन चला गया है और इंजन की टेम्परेचर, फायर वगैरह शुरू है। तो हमको फिर भी 20-25 सेकेंड मिले ट्राई करने के लिए कि इंजन अगर स्टार्ट हो जाए, और इंजन स्टार्ट होने नहीं वाला था और हमने तैयारी शुरू कर दी कि अभी हमको इजेक्ट करना पड़ेगा। और उस टाइम अपनी बेल्ट वगैरह सब जो स्ट्रैप्स वगैरह टाइट कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में 2 बातें आई और मैं संगत से शेयर करना चाहता हूं। मैंने कहा गुरुजी आज 2 बंदियां का टेस्ट है, एक मेरी सारी उम्र की ट्रेनिंग और अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ का और मेरी ट्रेनिंग की टेस्ट है, और दूसरा गुरुजी आपकी ब्लेसिंग का टेस्ट है। और उसके बाद सीट का हैंडल खींचा और जहाज से हम इजेक्ट हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इजेक्शन के बारे जानते नहीं है, कि ये जो इजेक्शन है इसमें आपकी जो सीट है वो इतनी तेजी से बाहर निकलती है कि जो नॉर्मल बंदा खड़ा है जो अर्थ के ऊपर, उसकी 1G उसके ऊपर फोर्स लग रही है, एक ग्रेविटी की फोर्स है, तो उस टाइम बॉडी में 28 गुना ज्यादा फोर्सेज लगती हैं। और जो 59 ईयर्स 2 मंथ का बंदा होता है वो इतना यंग नहीं होती, उसकी बॉडी इतनी यंग नहीं होती, माइंड चाहे यंग हो। और 40 साल की उम्र के ऊपर अक्सर जो लोग इजेक्ट करते हैं उनकी बैक या नेक में, स्पाइन में कुछ ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। और देखो 2.5 सेकेंड में 19 कार्ट्रिज या रॉकेट फायर हुए उस इजेक्शन सीक्वेंस में। आज मैंने वीडियो एक लोड किया है ट्विटर पे कि इजेक्शन कैसे होती है, तो उसका एक वीडियो, कोई फॉरन वीडियो है, उसमें मैंने ट्विटर पे आज डाला है। तो इस 2.5 सेकेंड के अंदर एक भी गलती हो जाए उस कार्ट्रिजेज में तो कहानी खत्म। मगर जब 2.5 सेकेंड के बाद पैराशूट खुल गया और मेरे बॉडी की फोर्सेस खत्म हो गई और मैं जो ब्लैकआउट में जा चुका था उससे मैं निकल आया, जो शांति आपके दिमाग में उस टाइम मिलती है, फर्स्ट थॉट दैट केम टू मी अगेन वाज ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। एंड यू वोंट बिलीव इट, जो छोटी मोटी चोटें जरूर लगती हैं मगर आज भी सीधा चलता हूँ, सीधा खड़ा होता हूँ। गुरुजी की इतनी दया है। मैं ये आपको खुद का सत्संग बता रहा हूँ कि इतनी सारे वर्ल्ड में मेरे अलावा कोई एयर मार्शल आज तक इजेक्ट नहीं किया एक फाइटर जहाज। तो आप समझ सकते हैं कि गुरुजी मेरे को सारी उम्र में, सारी सर्विस के अंदर बहुत क्लोज फेज रही हैं। 10 ओकेजन ऐसे हुए हैं जब मैं मरता मरता बचा हूं किसी न किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट में, मगर हर बार गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया जब समय आया और मेरे को उन्होंने खड़ा कर दिया। और मैं आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गुरुजी। एंड नाउ जस्ट टू रैप अप whatever I have to say in my satsang, I want to tell the नई संगत, जो गुरुजी के साथ जुड़ गया उसका कल्याण हो गया। आप मंदिर आते हैं, नहीं आते, कोविड आपको मंदिर में आने दे रहा है या नहीं आ रहा,
आपके दिमाग में गुरुजी हैं, हमारे हर कमरे में गुरुजी की स्वरूप, गुरुजी की फोटो लगी हुई है। अगर आप उठ के भजन सुन रहे हैं, गुरुजी की सीडी, अब तो यूट्यूब भरा पड़ा है गुरुजी के भजनों से, आपकी पेन ड्राइव भरी पड़ी है गुरुजी के भजनों के साथ। अगर आप सवेरे चाय भी बैठ के पीते हो तो गुरुजी की ब्लेसिंग लेके पीते हो, तो आपको, या आप सत्संग अटेंड कर रहे हो, आप दूसरों का सत्संग सुन रहे हो, आप सत्संग सुना रहे हो, हर चीज में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। कहते हैं ना, रफाल जो है वो ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, और गुरु जी ओमनी प्रेजेंट गुरु जी हैं। हर जगह गुरु जी प्रेजेंट हैं, हर जगह हम सबको ब्लेसिंग मिल रही हैं। 1-to-1 कांटेक्ट कनेक्ट बनाना गुरु जी के साथ, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब मेरी लाइफ की गुरु जी के साथ मैं जब जुड़ा, तब भी मेरा यही स्टार्ट ही यही था, 1-to-1 कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के साथ मैं गुरु जी के यहाँ गया था जब पहली बार गया था। अब भी मैं कहीं भी बैठता हूँ और गुरु जी का स्वरूप या फोटो या फ्रेम में लगी हुई है कहीं, तो मैं उनकी आंखों में देखता हूँ, मुझको लगता है कि उनकी आंखों में से एक रेडार की वेव आ रही है जो मेरे पे आएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझको आप लोगों ने ये सत्संग करने का, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने का फिर से एक मौका दिया। एंड बस मेरा ख्याल तकरीबन मैंने जो कहना था गुरु जी के बारे में, आई थिंक दैट इज आई हैव सेड। एंड मैं तो हाथ जोड़ के बैठा हूँ, हालांकि हमारा वीडियो ऑन नहीं है और ये वीडियो सत्संग नहीं है, मगर जब भी मैं सत्संग करता हूँ तो हाथ मेरे जुड़े होते हैं। जैसे कि हम गुरु जी के यहाँ आश्रम में जब भी जाते थे तो हाथ जोड़ के बैठे रहते थे, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वे ऑफ पेइंग रिस्पेक्ट। एंड वी प्रे दैट ये कोविड सबके लिए ठीक रहे, कोविड की किसी को तकलीफ ना हो, गुरु जी की ब्लेसिंग बनी रहें, मंदिर जल्दी खुले, हम वापस गुरु जी के यहाँ मंदिर की लाइनों में लगे। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये नई संगत है। जब तक कोविड नहीं था तो जब हम बड़े मंदिर जाते थे, पुराने जमाने में तो एम्पायर स्टेट में या ग्रेटर कैलाश में कार जहां मर्जी खड़ी कर सकते थे और वॉक इन कर जाते थे, मगर अब तो मेन रोड पे दूर दूर पार्किंग मिलती है। मगर हम पुरानी संगत भी बहुत खुशी से दूर पार करते हैं, वहां से वॉक करते हैं, फिर कोई बस या कार में हमको ले जाता है। जो हम बस या कार के अंदर बैठते हैं, मैं एकदम सत्संग सुनाना शुरू कर देता हूँ। मुझको लगता है वो जो 2.5 मिनट या 3 मिनट की ड्राइव है फ्रॉम द मेन रोड टू दी बड़ा मंदिर, उसमें भी कई लोग 80% मैं देखता हूँ कई बार बिल्कुल फर्स्ट टाइमर्स होते हैं और कुछ बहुत नई संगत होती है। उनको जब पता लगता है कि इस बस के अंदर एक ऐसा है जो गुरु जी के साथ ऐसे इतने साल जुड़ा रहा है, तो वो एक ब्लेसिंग की लहर उस बस के अंदर चलती है। लंगर प्रसाद भी जहाँ खा रहे होते हैं, और 3 नए लोग होते हैं, चौथा मैं होता हूँ। मैं और मेरी वाइफ कोशिश करते हैं कि हम सेपरेट लोगों के साथ बैठ जाएं, ताकि हम उनके साथ जो छोटी छोटी बातें भी कर सकते हैं, उससे भी हम एक दूसरे के साथ ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी कहते थे लाइना लगनी है, हजे देखी चोपड़ा अगे जाके की होना है। यूज्ड टू टेल दिस टू एवरीबॉडी, नॉट टू मी इन पर्टिकुलर, कि अगे जाके देखियो कितनी कितनी लंबी लाइना होगी। यू वॉन्ट बिलीव इट, मैं एक ही बार मंडे को गया हूँ। दिन में मैंने कहा कि मंडे को जाते हैं, शायद ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, मगर मैंने मंडे को देखा कि लाइन और भी लंबी थी कंपेयर टू व्हाट इज देयर इन द इवनिंग। सो वही जो गुरुजी कह रहे थे कि लंबी लंबी लाइनें लगनी है, और लंबी लंबी लाइनें लग गई। देखिए, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग समझते हैं कि गुरुजी के साथ जुड़ने से कोई हमारा वैसे भी कल्याण होगा, कोई तरक्की होगी, कोई प्रमोशन हो जाएगी, हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। अब गुरुजी नहीं है, मगर लाइनें लंबी होती जा रही हैं। ब्लेसिंग, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, कोई उनका बड़ा छोटा है नहीं है, सारे के सारे लोग अभी तक भी वो ब्लेसिंग लेते जा रहे हैं। और बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके घरों में, ऑफिस में गुरुजी के स्वरूप लगे, छोटे छोटे मंदिर बना लिए उन्होंने। आगे गुरुजी के हम जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर लोग हैं जिन्होंने, जो अभी भी गुरुजी के साथ ऐसे डिफरेंट लेवल पे जुड़े हुए हैं।
3 दिन पहले मैंने एक सत्संग किया था ये लॉस एंजलिस की संगत के साथ। इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उस कोस्ट वाले थे, कुछ दिन पहले सिंगापुर वालों के साथ किया, यूएई वालों के साथ किया, अभी नेक्स्ट मंथ ये न्यूयॉर्क वालों के साथ कर रहा हूं मैं सत्संग। इतना मजा आता है क्योंकि वो वीडियो कॉल में क्या होता है, सबकी मैं फेस पे, उनके फेस में उनकी बॉडी लैंग्वेज और ग्लो देख पाता हूँ, और उससे मुझे लगता है कि लोग कैसे जुड़े हुए हैं, कितना आनंद ले रहे हैं। उनकी शक्ल से पता लगता है कि कितना उनको मजा आ रहा है ये सत्संग सुनने के लिए, और कितने दिल से वो गुरु जी के साथ जुड़े हैं। इन थोड़ी सी बातों के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ, गुरु जी की परमिशन लेता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के बैठा हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सत्संग करने का मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद।